नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कुनबे की जो मुश्किलें हैं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। दो राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया जारी है। घर में बहुत सारी कठिनाइयां बनी हुई हैं। निरंतर कहीं ना कहीं जो बर्तन होते हैं जमकर आवाज कर रहे हैं। ऐसा पहले नहीं होता रहा है कि जब मोदी और शाह के राज में इस तरीके की कोई आवाजें होती हों या हुई हों। लेकिन अब जमकर टकराहट के हालात नजर आ रहे हैं। और उधर जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है राहुल गांधी, उन्होंने भी निशाने निरंतर साधने का जो क्रम है तेज किया हुआ है। इन दिनों अमेरिका में है राहुल गांधी। दूसरा दिन था आज उनके दौरे का। कल और वे वहां रहने वाले हैं। 3 दिनों का उनका दौरा है। और वहां से उन्होंने बैठकर जिस तरीके से निशाने साधे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तमाम जो है पूरा का पूरा इनका कुनबा है वो तिलमिलाया हुआ है, मुश्किल में दिखता है। और जो कहा करते थे प्रधानमंत्री बार बार कि एक अकेला सब पर भारी, 56 इंच का सीना, वो सब अब बीते जमाने की बात हो गई है। राहुल गांधी ने इस बात को भी पहले वो यहाँ हिंदुस्तान में रहते हुए तमाम बार वो कहते थे, और अब उन्होंने वो जो अमेरिका के मंच पर जब पूछा गया उनसे देश में आपके राजनीतिक हालात क्या बदलाव है, क्या परिदृश्य है, तो उन्होंने ताल ठोक दिए कि अब वो दिन चले गए जब मोदी का डर की बात जो पहले भी उन्होंने की थी और आज फिर दोहराया है। और साथ साथ जो 10.5 साल के लगभग का प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल का दौर है नरेंद्र मोदी का, उसमें सबसे तीखा एक प्रहार हम कह सकते हैं, हमला कह सकते हैं, जो राजनीतिक प्रहार या हमला होता है वो उन्होंने बोला है। एक बेचारा प्रधानमंत्री, बेचारे नरेंद्र मोदी, इसके कोई संकेत के साथ में एक जो तंज होता है वो कसा है उन्होंने। उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं जो उनकी कि जो इनकी स्थिति रही है उस पे उन्हें कहीं ना कहीं एक तरस आती है भाव उनका था। और साथ में उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कोई दुश्मनी या बैर नहीं रहा है। वैचारिक जो लड़ाई है वो पहले भी लड़ रहे थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। जो राहुल गांधी का मंगलवार का जो अमेरिका का जो इस तरीके का तंज रहा है, उसको ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो पप्पू साबित करने की एक कोशिश हुई भारतीय जनता पार्टी और पूरे का पूरा जो उनका धड़ा है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए बहाए गए, तो कहीं कुछ उसका जवाब उन्होंने अमेरिका के मंच से दिया है। इस तरीके का एक उनके राहुल गांधी के बयान को संकेत माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो रार है, तकरार है, इन सब पर जो हमारी ये डिबेट रहती है शाम की, उस पे चर्चा के लिए हम एक खास पैनल हमसे जुड़ता है, पैनल के पास हम चलेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुशील दुबे साहब जुड़े हैं, हमारे साथ विनय ठाकुर साहब जुड़े हैं, जुड़ गए हैं रविंद्र सिंह शौरान जी भी जुड़ गए हैं, और मीनू जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी जुड़ गई हैं। हम सभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और मैं जो हर बार कहता हूं कि पैनलिस्ट हमारे जो हैं इनसे आप रूबरू होते रहते हैं, दीर्घ अनुभव आपका अपने अपने क्षेत्रों में है, और साथ साथ खरा बोलते हैं, शानदार बोलते हैं, बिना लाग लपेट का बोलते हैं। मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उसके पहले कुछ जो क्लिपिंग्स हैं, ताजी क्लिपिंग्स चाहूंगा कि वो जरूर दर्शक भी देखें और साथ साथ पैनलिस्ट भी देखें। जो उन्होंने अमेरिका के मंच पर वो एक नफरत वाली बात कही कि मुझे कहीं मोदी से कोई नफरत नहीं। सुनिएगा पहले आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं उसमें। To Modi, I don't like. I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view. Fine, I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be. Instead of this thing that, you know, him versus me, I don't think that's productive. एक ये है, इसके साथ साथ एक दूसरी क्लिप भी है जो 56 इंच के सीने की जो उन्होंने कहीं बात कही है, वो भी हम सुनते हैं। I see it, I get to see it in Parliament. I see the Prime Minister right up front. And I can tell you that
the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. ये वो कह रहे हैं कि अब सब इतिहास बन चुका है। सुशील, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जो राहुल गांधी जो पॉलिटिकल अटैक्स कर रहे हैं, और हम देखते रहे कि मोदी चुप नहीं बैठा करते, उन्होंने अपनी ब्रिगेड को पीछे लगाया है, सीधे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों खामोशी, चुप्पी आखिर क्यों साधना पड़ रही है? क्या कठिनाई है, क्या दिक्कतें हैं जो जवाब नहीं आ पा रहा है? टिप्पणी आपकी सुशील सर। भाई हंसी आ रही है अपने आप में, कितनी क्षमताओं को मौज, इसके बाद मौज भी आ रही है। बात यूं है कि इन्हीं ने तो कहा था, ये जो भगवान स्वरूप मोदी हमारे हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू कहा था यही दिल्ली में, एक नाम नहीं भूल रहा हूँ उनका, कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि भगवान ने मुझे ये सब काम करने के लिए, यही सब थे, मुझे ऐसा अंदर से महसूस होता है कि भगवान ने मुझे बनाया है इस सब कामों के लिए। इसका मतलब उधर वो कहते हैं ये आसत प्रमुख कि कोई अपने आप को भगवान से ऊपर नहीं समझे, भगवान से बड़ा समझे। अभी परसों ही कहा उन्होंने, बड़ा अजीब स्थितियां हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस वाला जो ये उन्होंने बोला है 56 इंच और भगवान का अवतार, उसके बाद जो उन्होंने वाशिंगटन डीसी में जो पीसी में जो सामने आवाज में शायद आपके कुछ खरखराहट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखिएगा, कुछ थोड़ी सी ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ खरखराहट है जी। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही जी। आप कंटिन्यू करिएगा, देखते नहीं तो मैं आपको कहूंगा दोबारा कनेक्ट। आप बोलिए, कुछ बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। मुझे लगता है कोई तकनीकी करना, या आप दोबारा से जुड़िएगा। मैं सोचता हूं जब तक रविंद्र जी, जो सवाल मेरा था सुशील सर से, उसी पे आप आगे बढ़ाइएगा, उसी पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सर, राहुल गांधी ने जो आज बोला ना सर जी, वो राहत इंदौरी ने 10 बरस पहले बोल दिया कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसे मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत बढ़िया। चाहे राहुल गांधी को विदेश जाके ये बात बोलनी पड़ी, लेकिन सर ये इतनी गहरी बात तो नहीं है जो प्रधानमंत्री को समझना है। आज जिस तरीके का नफरत का बाजार पूरे मुल्क में हो गया, जिस तरीके का डिवीजन, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, सब उसकी कोई जरूरत थी क्या इस मुल्क में? सर सब ठीक चल रहा था, प्रगति हो रही थी, लोग बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन सिर्फ एक मकसद के लिए कि हुकूमत में आना है, सरकार बनानी है, और इस तरह का माहौल बना दिया गया। अब राहुल गांधी तो सर पहले से यही बातें बोलते हैं। राहुल गांधी तो जब 2004 में पहली बार सांसद बने और उसके बाद यूथ कांग्रेस का उनको जिम्मेदारी दी गई, तब से लेकर आज तक लगातार इसी तरह की भाषा उनकी है। लेकिन बीच में क्योंकि गोदी मीडिया का इंटरवेंशन हिंदुस्तान के जनमानस के जहन में इतना ज्यादा हो गया कि वो अपना जो खुद के विचार थे, उन विचारों पर भी उनको संकट आ गया, उन पर भी उनको भरोसा नहीं रहा कि हम लोग जिस हिंदुस्तान को देखते आए आज तक हैं और जो विचार हमारे जहन में है, क्या वाकई वो विचार सही हैं? और हमारा जो मूल है सर, चरित्र जो है, जो यकचहती जिसको बोलते हैं, वो तो सर यही है ना जो राहुल गांधी ने बोला। सर आपका और हम जमहूरी निजाम में और होता क्या है सर, आप अपने विचार रखिए, हम अपने विचार रखते हैं, और दोनों के विचारों का इक्वल सम्मान हो, इक्वल रिस्पेक्ट हो, वही तो जमहूरियत है। और आज देखिए, जब राहुल गांधी के पास ताकत आ गई, जब लोगों ने उनको सुनना शुरू कर दिया, तो उनके विचार प्रासंगिक हो गए, उनके विचारों का सब जगह सम्मान हो रहा है। यही तो शुरुआत से कांग्रेस पार्टी कह रही थी, या प्रधानमंत्री के बारे में लोग कह रहे थे कि आप तो हिंदुस्तान के बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स में से हैं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपका तो पॉलिटिकली भी काम वैसे चल जाएगा, और इस तरह की नफरत समाज में फैलाने से कोई फायदा नहीं है। और सर देखिए ना, आज हरियाणा में हम लोग चुनाव की इंतजार कर रहे हैं। अब सर वो जाति का जो बीच में विभाजन किया गया था, सर वो कहाँ चला गया? क्यों लोग वापस जाना चाहते हैं उसी समाज के बीच? आज भी सरकारें तो बदली नहीं है,
सरकारें और सरकार, ये पहली बार हुआ नहीं सर हरियाणा में भी कि जाति पाति चली हो। ये तो सर चौधरी भजनलाल के वक्त पर इस तरह के एलिगेशंस लगते थे उनके ऊपर कि वो जातिवाद करते हैं, लेकिन वो चुनाव के वोट के साथ खत्म हो जाया करता था। लेकिन ये चुनाव खत्म होने के बाद भी जिंदा रहता है। इस तरीके का एक दानव यहां पर खड़ा हो गया सर जातिवाद का, और उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आप जैसे महान पत्रकार भी कर रहे हैं, राहुल गांधी जैसे लोग भी कर रहे हैं, और समाज के कितने समाज सुधारक भी कर रहे हैं। मुझे लगता है सर कामयाबी हासिल होगी, और यकीनी तौर पर बहुत जल्द जो है वो इसके नतीजे मिलेंगे हमको। लेकिन एक बात तय होगी कि जिस तरीके का कद प्रधानमंत्री अपना बना के देख रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा अपना जो है कद बनाया था, या जिस तरह से वो बातें करते थे, उस कद को राहुल गांधी ने देखिए ना सर एक फूल भर से तोड़ दिया सर। एक गुलाब का फूल उनकी तरफ फेंका, और वो जो शीशा था ना सर, वो शीश महल वो बिखर गया। सर आज देखिए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री सबसे डरपोक व्यक्ति हैं। हम नहीं कह रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भरे कैमरे के सामने कहते हैं कि सबसे डरपोक आदमी है, और वो अगली लाइन में कहते हैं कि अमित शाह बड़े अच्छे इंसान हैं। इस तरह की बात जब हो रही है सर, तो हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई इस मुल्क में अभी जमहूरी निजाम कायम है, हमको घबराने की जरूरत किसी को नहीं है। और उसी को राहुल गांधी को हमको सैल्यूट करने की जरूरत है कि आज 10 बरस में जिस तरीके का एक निजाम बनाया गया, जिस तरह का माहौल बनाया गया इस मुल्क में, राहुल गांधी ने साहब उसको चकनाचूर कर दिया। उन्होंने उस डर के मुखालफत में अपनी जीत हासिल की। और आखिरी बात मैं आपको बताऊं सर, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं पैनल में, सबको नमस्कार भी करूं, कि एक और बात हरियाणा की बात कर देता हूं, हालांकि आपका सवाल नहीं था उससे जुड़ा, लेकिन सर हरियाणा एक अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया की भाई उस पर नजर नहीं है। पहली बार सुशील सर आपके हाजिरी में बोल रहा हूं, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है जब असेंबली 6 महीने में मिली नहीं है। 6 महीने हो गए और असेंबली की मीटिंग नहीं हुई है। ये अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। अगर 13 सितंबर के पहले सदन का सत्र आहूत नहीं किया गया, अगर सत्र आहूत नहीं हुआ, तो संवैधानिक संकट खड़ा होगा। संवैधानिक संकट में 2 स्थितियां होंगी, या तो कैबिनेट को मिलके विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करनी पड़ेगी और राष्ट्रपति शासन लगेगा, और ऐसा नहीं हुआ तो नायब सिंह सैनी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को रन करेंगे। और उसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को जब रन करेंगे तो वो स्वागत करेंगे अगले दिन 14 सितंबर को प्रधानमंत्री का हरियाणा की धरती पर, क्योंकि वो उस दिन आएंगे भाषण देने के लिए अपने समर्थकों को कि बीजेपी के पक्ष में वोट डालिए। तो क्या एक असंवैधानिक सरकार जो हिंदुस्तान के अनुच्छेद 174 का सम्मान नहीं करती, 185 का सम्मान नहीं करती है, संवैधानिक नियमों का पालन नहीं करती है, उस मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री अपना स्वागत करवाएंगे? ये भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम होगा सर। और सरकार के पास अब 2 रास्ते हैं, या तो सत्र 2 दिन में बुलाया जाए, नहीं तो विधानसभा भंग की जाए, नहीं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार को चुनाव तक खींचा जाए। और अगर वो सरकार खींची गई तो इसका दायित्व यूनियन गवर्नमेंट पे भी है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर ही, स्टेट गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन होती है उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट जो है उस हालात का जायजा लेती है, और उसके बाद किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की बहाली होती है। तो ये केवल हरियाणा भर का संकट नहीं है, ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर भी जिम्मेदारी है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो एक हरियाणा शासित प्रदेश में आते हैं, या राष्ट्रपति शासन वाले प्रदेश में आते हैं, या एक असंवैधानिक सरकार के एक मुखिया उनका स्वागत करते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान को देखने की जरूरत होगी सर। और उसी में बिल्कुल आप ठीक है, मैंने आपका वीडियो देखा, आपने जो मुद्दा उठाया है बिल्कुल जायज मुद्दा है। उनकी संविधान वगैरह में कोई रुचि नहीं है, हम पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, देश के साथ साथ दुनिया भी देख रही है। सुशील सर आप कंटिन्यू कर रहे थे, अगर आप उस पर कुछ आगे प्रकाश डालिए। मेरा सवाल था कि आखिर मौन क्यों है साहब, कंटिन्यू करिएगा प्लीज। नहीं, शिवरण भाई ने जो मुद्दा उठाया है बेशक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, ऐसा नहीं है। ये अभी हम सब किसी के दिमाग में चीज नहीं थी कि 2-3 दिन बचा है। खैर अब बात आ गई है तो बात दूर तक जाएगी। मैं बात कर रहा था कि तो देखिए होता क्या है, मोदी जी कितना चीन के वो फ्रांस के लोगों को झूला झूला लें, साबरमती पे बिठा के झूला झूला लें,
दिल्ली से बिठा के, लेकिन जब वाशिंगटन डीसी से बोला जाता है, जब कोई लीडर को वहां पर तवज्जो मिलती है, तो देश का एकदम एकदम बड़ा लीडर एकदम मान लिया जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। और वहां पर, और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में जो बोला है राहुल गांधी जी ने, टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं था वहां पर, तो सीधे सीधे बोल रहे थे। और वो जो था, जो 1-to-1 पीसी कर रहे थे वाशिंगटन डीसी वाले उस स्टेज पर, वो भी कोई मामूली घटना थोड़ी थी। और दोनों में संजीव भाई, दोनों में जो उन्होंने कहा है, तो क्या कतई, मैं तो अद्भुत हूँ, मैं अकल्पनीय इसे कहते हैं। मैं सोच ही सकता था कि छिबरा मऊ के उस सोने से आलू वाले कांड से चलते 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 वो आदमी पप्पू से होते होते, और पता नहीं कौन कौन से लोगों ने मीडिया सर्वे किया, उसके बाद वो आदमी देश का नेता प्रतिपक्ष बना। उसके बाद आज वो कितने कॉन्फिडेंस से, कितने एक ऑरा के साथ, कितने भोकाल में नहीं कहूँगा, जो उनका भोकाल और ये ऑरा, एक ऑरा शब्द होता है जिसको कहते हैं ग्रेविटी, ग्रेस, तमाम उसमें चीजें आती हैं। उनके साथ 1-to-1 बैठे हुए हैं। और एक चीज और देखिए, इस समय वो डगलस हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर उतरे हैं अमेरिका के, तो उस समय क्या वेलकम, कितना आर्टिस्ट वेलकम हुआ है। सरदार भी थे, पंजाबी भी थे, वो भी थे, आपके तमाम जो तमी भी थे। मतलब लग रहा था, ये नहीं लग रहा था कि अमेठी से या सुल्तानपुर से लोग वहां पर बुला के भेजे गए हैं, वो ढोलक लेके, वो तमाशा लेके, वो जंजीरा लेके, जो मोदी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं। ऐसा नहीं था कि प्रायोजित नहीं था, प्रायोजित नहीं था। वो ओरिजिनल था, जो वहां के निवासी थे। इसका मतलब अगर वहां पर इनको रिकग्नाइज कर लिया गया, और किया गया, वो है, तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त मोदी जी के लिए और थोड़ा सा कठिन होने वाला है। तो आप देखिए, अभी मोदी जी 2 देशों में गए अलग अलग, दोनों बार में जो सदा शिष्य शराब के वाले गड्ढा साहब नहीं थे, वो तो छोड़ ही दीजिए, जो पूरा टीम होती वो नहीं थी, लौटते में रिसीव करने में नहीं थे, फिर दोबारा जाते में नहीं थे, फिर दोबारा आते में नहीं थे। उधर वो कह रहे हैं संघ प्रमुख की भगवान से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, राहुल गांधी ने गलत क्या कहा? अगर मीनू जी, आपको, सोनल जी, जो हमारे बैठे मित्र साथी बैठे, आपको दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया वाला वो डायलॉग याद है कि मैं किस देश में वो क्या, वो उनका, हाँ, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, जो ये कौन सा देश है जहां पर मुझे, ये डायलॉग दक्षिण कोरिया का, और इन्हीं महाराज ने बोला था, ये जो मोदी जी हैं। तो आज अगर राहुल जी ने बोला है नेता प्रतिपक्ष के, तो आप देखिए, अब की बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में रिकग्नाइज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अगर उन्होंने बात बोली है, तो दोनों बातें गलत क्या बोली हैं? उन्होंने बोली संस्थाओं को कब्जे में ले लिया। आप 7-8-10 कब्जा है तो अभी आप गिना देंगे, हम गिना देंगे, ईडी से लेके और सिस्टम तक, उनके चुनाव आयोग तक 7-8 तो अभी गिना देंगे तड़ापड़। क्या कब्जे में नहीं है? अगर कब्जे में ना होती तो अभी तक उत्तर प्रदेश का चुनाव घोषित हो गया होता। क्या शिक्षा विभाग ने, क्या एचआरडी मिनिस्ट्री ने संघ के कहने पर क्या सिलेबस में ऊपर नीचे नहीं किया है? क्या मुगल में, ये सब तमाम साहित्यकारों में, कवियों में जो अच्छे कवि थे, जो उनको क्या उनके सिलेबस में उनको नहीं हटाया है? तमाम कवि, बड़े बड़े कवि थे जिनको हटाया है, जो साहित्यकार थे उनको हटाया है। तो किससे पूछ के हटाया, क्यों हटाया, इसका जवाब नहीं मिल पाया। तो अगर राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि संघ ने शिक्षा प्रणाली को कब्जा किया, अपने हिसाब से शिक्षा प्रणाली को स्टीयरिंग पे बैठ के चला रहे हैं, तो क्या गलत कहा उनके पास? हमारे पास वो आंकड़े हैं, तो उनके पास तो होंगे ही होंगे। और अगर ये कह रहे हैं पीएम के ऊपर, तो क्या, अच्छा, ये बात सब दुनिया जानती है। तो वो कौन सा डीआरडीए वाला जो आता है, जो चुनाव आयोग का, जो चुनाव का जो संस्था है, एनजीओ वाली, उसने खुद कहा है कि 86 सीटों पर उलटफेर हुआ है। आंकड़ों के साथ कहा है। तो अगर उन्होंने कहा है कि 240 का आंकड़ा नहीं, तो किसमें उन्होंने तो आंकड़ों के साथ कहा है ना। उन्होंने देख के कोई डायलॉगबाजी तो की नहीं है, कोई प्रहसन तो किया नहीं है। और कोई जो सलीम जावेद वाला डायलॉग, या जो दीवार वाला की जो तो मुझे क्या, ये तो कुछ है नहीं। एक व्यक्ति सामने बैठ के कॉन्फिडेंस के साथ अगर बोल रहा है, उसको देश सुन भी रहा, मैं आपको बता दूं। और देश जो सुन रहा है, जो ये देश सुनने के बाद जो 3-4 चुनाव होने जा रहे हैं ना, इसमें देश मोहर लगा देगा इस बात के लिए कि राहुल गांधी एकदम, अच्छा, राहुल गांधी का जो ड्रेस सेंस देखिए आप,
वो भी अगर मोदी बनते तो वहां भी हैट सूट चश्मा और टाई, 3-4 टाई और पता नहीं क्या क्या लगा के बैठे होते, क्योंकि अमेरिका में गए हैं वहां पर। वो तो शुद्ध रूप से देखिए क्या जबरदस्त ड्रेस सेंस है, शुद्ध रूप से सफेद कुर्ता पजामा और काली जैकेट, नेहरू सदरी। अगर मोदी जी की थोड़ा सा कॉपी कर लेते तो हम समझते अमेरिका में तो हैट लगाते हैं, यहाँ पर वो बड़ा बड़ा गॉगल्स लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या, वो बड़ा ओवर कोट पहनते हैं नीचे तक, ऊपर से काला काला रखे बैठते बैठते में वहां पर। आप देखिए कम से कम 1 लाख किस्म की पोशाकें आ चुकी होंगी। ये सब चीजें जैसे बताती हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपीलिंग फैक्टर हो चुके हैं हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से। अब तो सही बोले वो, मैंने उनको कभी उल्टा सीधा बोलते नहीं सुना। थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक हर चीज तो जवान होती है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना कि वहां पर देवराहा बाबा और वो गोरखपुर वाले वहां तो कबीर जी एक साथ बैठ के दोबारा भी लौटता हूँ आपके पास, दोबारा भी लौटता हूँ मैं, और टिप्पणी एक टिप्पणी ले लूं, सेकंड राउंड में आपके साथ आऊं। बढ़िया आप बात कर रहे हैं विनय सर जो बात है ये गलत कहाँ बोला, यही बात तो है। यदि कुछ गलत हुआ है और सवाल हो रहे हैं तो जवाब तो वही आएगा जो यहाँ है वो वही देना होगा। आप दूसरे मंच पर अलग बात तो आप कर नहीं सकते। और जो बात सुशील जी ने कही कि मोदी जी क्या कुछ बोलते रहे हैं, क्या उन्होंने भाषा का उपयोग किया है, फिर आप दूसरे को मतलब बताएं कि आपकी कमीज जो है ठीक नहीं है, सफेद नहीं है, क्या कहिएगा आप? अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट। संजय जी, ये अगर आपको देखना है कि आपकी रणनीति का या आपकी बात का असर हुआ है या नहीं, तो उसका सबसे जो सटीक पैमाना है वो ये है कि आपका जो प्रतिपक्षी व्यक्ति है या विरोधी व्यक्ति है उसकी प्रतिक्रिया क्या है, वो प्रतिक्रिया संयत है या असंयत है। जो उनके तरफ से जो बोलने वाले हैं, चाहे टीवी डिबेट में हो या अखबारों में, वो किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये पहली बार है कि वो राहुल गांधी की बयान से कुछ ऐसा नहीं निकाल पा रहे जिसपे वो पूरा हो हल्ला मचा पाए, और लौट के वो जहां जा रहे हैं वहां उनको कुछ ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है। 2 बार आपने गौर किया होगा, राहुल गांधी ने अपनी बात में जो 2 वर्ड इस्तेमाल किए वो बहुत सधा हुआ आक्रमण। एक वर्ड है इंपैथी और दूसरा वर्ड है कंपैशन। अगर उसका अनुवाद करें तो करुणा आता है, और दूसरा जो है वो जिसको कहे दया या तरस। तो ये जो शिफ्ट हुआ है अटैक का, और अब देखिए कि बात ये है कि भले वो खुल के स्वीकार नहीं करे भाजपा, पर भाजपा के अंदर से भी लोग ये जरूर कहने लगे हैं कि राहुल गांधी वो नहीं है जो पहले जिनको आप बहुत आसानी से घेर लिया करते। अब वो आपके पाले में आके अटैक कर रहे हैं, अब वो उन सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले उनको उन पे बहुत महारत नहीं है। जो अभिमन्यु का सिंबल है, इस पे इन लोगों ने फैक्ट से लेकर के वो करने की कोशिश की, पर जो मूल जो चोट थी वो चोट हो गई। आप उसको टैक्टिकली ध्वस्त नहीं कर पाए। ये जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने जो हमला बोला है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग के जो ज्यादातर जो संचार व्यवस्था की ज्यादा चीजें वहां 90% वहां है, और वहां जो ऑडियंस है वो ऑडियंस बहुत प्रबुद्ध है, आंकड़ों से सशक्त है, और उसकी आवाज सुनी जाती है पूरी दुनिया के हिस्से में। आपने, भाजपा ने या मोदी जी ने जो कॉपी किया है अपना जो पीआर स्टाइल या जो कम्युनिकेशन स्टाइल जिसको कहते हैं, चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो और अपनी बात कह करके निकल जाने की बात हो, या आप दूसरे को डायलॉग का स्पेस नहीं देना हो, ये सब कॉपी किया हुआ है, और वहीं पर जाकर के आपके ऊपर हमला बोला गया। तो जो मूल जो उनका आक्रमण है उससे आप देख लीजिए, चाहे सुहेल सेठ हो चाहे बाकी लोग हो, बहुत तिलमिलाए हुए, लेकिन उनको वो जगह नहीं मिल रही जहां से वो अटैक कर सके।
तो श्याम जी ने सही कहा कि आपने वो क्लिपिंग्स चला चला करके इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, वो बात खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हुई ये नहीं जो थी बात। हाँ, ये एक राहुल गांधी एक नए अवतार में आपको दिख रहे हैं, जो बिल्कुल भाजपा के पाले में जाकर के अटैक कर रहे हैं। जो चीजें उनकी मजबूती मानी जाती थी, जो माना जाता था कि ये जो हिंदू सिंबल्स नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, और ये सिर्फ बातों से बनाई गई छवि नहीं है, ये छवि जो है वो एक्शन से बनाई गई छवि है। जब आप वेरीफाई करते हैं कि इस आदमी के कहे में और किए में क्या तालमेल है, तो वो चीजें लोगों के जहन में ज्यादा बैठती। तो राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्राएं की, सिर्फ ये घोषणा नहीं किया कि मेरा जो है ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट है और वो पूरा आडंबर पीट करके आपने दिखाया, वो नहीं किया। इतनी किलोमीटर की यात्राएं की, लोगों का सुना, विरोध भी किया, लेकिन किसी को खारिज नहीं किया। ये जो मोदी जी की जो शैली थी ना कि सीधे सीधे खारिज कर देना, और वो तमाम सिंबल्स यूज करके वो ध्वस्त हुआ। तो ये इसको हम कहें कि जो इनके जो तमाम, जिसको बोलते हैं कि इकोसिस्टम कहें, जो इको चैम्बर्स हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी में, वो इको चैम्बर्स इनका फट गया। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इको चैम्बर फट गया है। मैं दोबारा भी आपका लौटूंगा। मैं एक मीनू जी के पास जाने के पहले एक बाइट सुनाना चाह रहा था राहुल गांधी की, और वो शायद हमारे से हटा दी गई है, वो मेरे डेस्क पे थी। उसमें था वो जो उन्होंने एक बहुत सावगोई से बात करी। मीनू जी आपने सुना होगा कि मैंने पाया, जब मैं जो विनय से बात कर रहे थे कि जब यात्राएं की तो पाया कि मोहब्बत में कितनी ताकत है। वो राजनीति में जब पहले लोगों के बीच जाता था तो क्या मुझे उसका एक रिस्पांस होता था जनता को, और जब मैं नजदीक से मैंने देखा पाया और जब मैं घुला मिला तो क्या रिस्पांस मिलने लगा, एक चीज तो उस पर टिप्पणी। और दूसरा जो मीनू जी एक चीज और रही है जिसमें जो उन्होंने बेचारगी वाली, ये आ गई क्लिप, मैं पहले वो वाली जरूर मैं सुनाता हूँ, वो क्लिप रख दी गई, ये सुनिएगा। तो मैं आपसे इसी को लेकर मेरा सवाल मैं करना चाहता हूँ। Was in politics from 2004 to when the yatra started. Nobody. If I used to meet them, they used to say, "Hello, Mr. Gandhi, how are you? Very nice to meet you. Lovely to meet you." Nobody ever said, "I love you." Now, no, I'm serious. Now I walk out, I'm serious. I walk out to a restaurant and half the restaurant saying, "We love you." Now, I mean, like, I don't understand why is it like, it's sort of some complex, right? That politicians have, that somehow they're not allowed to show affection for people, or they're not allowed to be affectionate, they're not allowed to be loving. And I discovered that, I did it in my yatra, and it's changed my way of looking at my work completely. देखिए ये मेनू जी वही 2004 से जब उन्होंने शुरुआत की थी तब, और फिर उन्होंने जो यात्राएं, चाहे वो पहली न्याय यात्रा वो हो एक कन्याकुमारी से कश्मीर वाली, और दूसरी उसमें जो न्याय जुड़ा था शब्द, वो यात्रा, तो एक वो कह रहे हैं, दूसरा जो उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं की जो बेचारा निरूपित किया मोदी को, दोनों पर आपकी टिप्पणी क्या निरूपित किया सर? मैंने आपका लास्ट वर्ड नहीं सुन पाई। उनको जो उन्होंने कहा है ना कि हमदर्दी जो जताई है, अच्छा। मुझे उनसे हमदर्दी है, दोनों चीजें, अच्छा। कि वो बड़े साफगोई से राजनीति करते हैं। उन्होंने ये माना कि मैं पहले क्या था, जब मैं यात्राएं लेके निकलता था, जनता मुझे कैसे देखती या पाती थी, और जब मैंने उसको समझा कि ये प्यार की राजनीति हिंदुस्तान चाहता है, तो तब और आज में अंतर उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा। दोनों पर आपकी जी बिल्कुल। देखिए, जो बात अभी चल रही है, राहुल गांधी ने खुद भी कहा है, और ये बात सबने ही नोट भी की, कि प्रेम शब्द, जो मोहब्बत की बात, जो मोहब्बत का पैगाम, वो राजनीति में किसी नेता ने आज तक दिया नहीं है। आप देखिएगा कि जो राहुल गांधी जिस वक्त ये उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहली बार ये इन्होंने बोला था, ये बात मंच से, यात्रा के दौरान ही वो शाम को एक छोटा सा स्पीच दिया करते थे, एक क्विक सी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान खोल रहा हूं। तो वो उस वक्त भी
जैसे हम लोग थे, हम लोगों को तो इसका बड़ा मतलब समझ नहीं। इसको लेकर भी कल उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये जुमला उन्हें कहां से कैसे मिला है, जनता के बीच से निकल कर आया। कल उन्होंने ये चीज क्लियर की थी जब वो थे कि ये जो कहां से आया, तो उन्होंने कहा था कि एक शख्स मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप यात्रा क्यों कर रहे हैं, मुझे मालूम है। दोबारा कहा मुझे मालूम है, तो हमने उत्कंठा जताई कि क्या मालूम है आपको, तो उन्होंने कहा कि आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। ये भी उन्होंने बेबाकी से स्वीकारा था कि मेरा नहीं है जुमला, ये जनता के बीच से यार, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, वो तो इन्होंने हिस्ट्री आज बताई है, लेकिन क्योंकि मैंने तो पूरे 3 महीने जितने भी दिन चली वो पूरी एवरीडे मैं मॉर्निंग में उसको पूरा देखती थी, मैंने उसको पूरी देखी है, फॉलो किया है। तो इनिशियल स्टेज में उस यात्रा में कोई मोहब्बत की दुकान की बात नहीं थी, कोई बात नहीं हो रही थी। वो करीब 1-1.25 महीने के बाद ये बात उन्होंने अचानक कही थी एक दिन, तो उस वक्त से फिर उसके बाद तो वो एक तकिया का नाम बन गया, मतलब लोगों के जबान पे भी चढ़ गया और राहुल गांधी बार बार कहने भी लगे। देखिए एक्चुअली तो जिस माहौल में राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करी और जिस तरीके का नफरत का जहर पूरे देश की फिजाओं में घोल दिया गया, मतलब जैसे होता है ना इंजेक्शन लगा के अंदर नसों में चढ़ा दिया जाए जहर, जिसको आज आप भी अभी भी देखते हैं यदा कदा उबलता रहता है। उस जहर का जो असर है वो अभी गया नहीं है, लेकिन उस जहर को खत्म करने के लिए, उस जहर की जो तीव्रता थी, जो उसमें जो मारक क्षमता थी, उसको खत्म करने के लिए जो राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी, तो उसके लिए जो उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं, और डेफिनेटली उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली। आप वो खाली खोखले शब्द नहीं थे, आज भी जो उनसे जो इंटरव्यू ले रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने भी यही कहा कि रेटोरिक था शायद आपका, मोहब्बत की दुकान। तो राहुल गांधी ने उसका तुरंत प्रतिकार किया, उन्होंने कहा नहीं, रेटोरिक नहीं था। क्योंकि देखिए क्योंकि व्यक्ति जो थे वो व्हाइट थे, अमेरिकन थे, तो उनको लगा होगा कि क्या मोहब्बत की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर किसी बाहरी को लग सकता है, क्योंकि उनको प्रोबेबली उनको अंदाजा नहीं है इस देश के अंदर किस तरीके की नफरत घुली हुई है देश में। तो राहुल गांधी ने उसका फिर डिटेल बताया, अपना यही मोहब्बत की बात उन्होंने बताया कि जैसे यही कि रेस्टोरेंट से निकलता हूं तो, और ये फैक्ट है। आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग, आपने यात्रा के दौरान देख लीजिए और अदरवाइज देख लीजिए, राहुल गांधी से आके मिल लेते हैं लोग, गले लगा लेते हैं, वो भी जो कोई गरीब और पिछड़े दलित शोषित तबके, जिन वंचित तबके हैं, जो वो सबको प्यार मोहब्बत देते हैं। और देखिए प्रेम में शक्ति होती है। जो आपने फिल्म देखी थी एक ये मुन्ना भाई MBBS, उसमें जादू की झप्पी की बात थी। तो वो जो अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, ताकत देखिए झप्पी की, जो ये प्रेम की बात है। अभी मैंने एक ट्विटर पे वीडियो बड़ा वायरल था, अमेरिका की किसी जगह का है, किसी स्कूल का, वहां एक बच्चा कोई गन लेके घुस गया अंदर क्लास में, वहां पे जो टीचर था उसने हिम्मत करके उस बच्चे को पकड़ा और उसे गले लगा लिया, पकड़ के रखा जब तक, तो उस बच्चे के हाथ से वो गन छूट गई और वो बच्चा खुद अपने टीचर के गले से लिपट गया। तो इतनी देर में दूसरा कोई और व्यक्ति था साथ में वहां, जो गैलरी से गुजर रहा था, उस गैलरी में से वो गन उठा के भाग गया। कितनी सारी हत्याएं रोक दी एक जादू की झप्पी ने। क्योंकि वो कि नफरत को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। और आज आपको उस दृश्य की गंभीरता और उस दृश्य की प्रासंगिकता समझ में आएगी जब राहुल गांधी मोदी जी के गले लगे थे जाके संसद में। बिल्कुल, उनका मकसद तब भी यही था कि नफरत भरी हुई है जो आपको, मैं उसको निकालना चाहता हूं कि शायद, लेकिन मोदी जी के अंदर प्रोबेबली, आई एम सॉरी टू से, कि इतनी अंदर नसों तक बैठी हुई है कि उनकी निकल ही नहीं रही है। वो आपको देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान कितनी पूरी तरह से विश्वमन किया उन्होंने। घुसपैठियों को दे देंगे मंगलसूत्र छीन के, भैंस दे देंगे, आपकी मकान दे देंगे, आपका घुसपैठियों को या कपड़ों से पहचाने जाते हैं, या जो उनके लोग सब बोलते हैं। तो वो चीज जो राहुल गांधी की जो ये बात है कि राजनीति में नफरत मोहब्बत की बात, एक्चुअली तो इस देश की विडंबना है ये, कि इस देश के जो सूत्र कर्णधार बने हुए इस टाइम, उन्होंने उस देश की ये हालत बना दी है कि जहां मोहब्बत दिखाई नहीं देती है। और मैं आपको इस चीज की और भी बात बताती हूँ। आप पहले सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक का एग्जाम्पल लीजिए, क्लासिक एग्जाम्पल है। उस पे क्या होता था, जैसे हम और आप भी सभी लोगों ने महसूस किया होगा, 10 साल से पहले बात क्या होती थी, कभी कोई फिल्म का बात छेड़ देते थे लोग, कभी खाने की बात छेड़ देते थे, कभी किसी कला की बात छेड़ देते, किसी संस्कृति, उस पर खूब डिस्कशन होती थी, लोग एंजॉय करते थे, आके बात करते थे। अब आप देख लीजिए, लोग सब चीज भूल गए।
मतलब हल्की फुल्की बात, कला संस्कृति और कुछ भाषा के ऊपर, किसी चीज के ऊपर कोई, मतलब एक जो फाइन आर्ट्स जिसको बोलते हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं होती है। क्योंकि ये बातें किस माहौल में होती हैं संजीव जी? जब माहौल शांति का हो, प्रेम का हो, उस वक्त पब्लिक निश्चिंत है कि कुछ नहीं, बाहर सब ठीक है, आइए अंदर अपने ड्राइंग रूम में बैठ के हम कला की बात करते हैं, आज कुछ संगीत सुनते हैं। हमारे जीवन से ही संगीत खत्म हो गया है। मैं कई बार महसूस करती हूँ, अब संगीत की जगह यही न्यूज पढ़ते रहते हैं दिन भर, अब ये चल रहा है, अब ये हो गया, अब वो हो गया। मतलब आप 15 मिनट के लिए ट्विटर से दूर हो जाइए और फिर जाइए 15 मिनट बाद, वहां पता नहीं क्या नया घमासान हो जाता है 15 मिनट के अंदर अंदर। मतलब ये हालत हो गई है इस देश की। तो वहां नफरत के बाजार में मोहब्बत की इस देश की पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी उस बात को बात कह ही नहीं रहे हैं, वो बात करके भी दिखा रहे हैं। देखिए आप अभी जो सुल्तानपुर में जो शू मेकर के पास वो रुके, वो क्या था? वो जो एम्पैथी और कंपैशन की बात हो रही थी, वो वही था, उससे इधर कुछ भी नहीं था। तो जो राहुल गांधी ने कहा और जो उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी से मेरा एम्पैथाइज करता हूं मैं, कि ऐसा नहीं है, वो दुश्मन नहीं है मेरे, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मोदी जी और जो उनके शाह ने जो जिस किस्म की राजनीति शुरू की है, उसमें विपक्षी को तो वो दुश्मन मानते हैं और सोचते हैं कि इनको किस तरीके से सीन से हटा दिया जाए, उसके लिए उपाय भी करते हैं, ईडी लगाते हैं, सीबीआई लगाते हैं, आईटी लगाते हैं, जो उनके बस में हो। और अब जैसे आज अभी पिले पड़े राहुल गांधी के ऊपर, वो सिखों वाली बात पे पिले पड़े, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो अभी सुशील दुबे जी ने कहा कि उसका कोई मतलब नहीं। अरे आगे पीछे की भी तो बात सुन लो, उसके किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है। ये वही है कि आलू डालो सोना निकालो, जबकि राहुल गांधी ने ये बात कही नहीं। राहुल गांधी मोदी जी को कोट कर रहे थे। मोदी जी ने गुजरात के किसी फंक्शन में, वहां सुरेंद्र नगर प्रोबेबली जो जिला है, वहां कोई गांव में फंक्शन था, वहां उन्होंने कहा था कि ऐसी मशीन लगाऊंगा। और उन्होंने क्या किया, वो मोदी का जो वो नाम ले रहे थे और उसके बाद उन्होंने बोला उसको तो हटा दिया। गलती कांग्रेस की सेल की भी, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। आज का कांग्रेस का आईटी सेल होता तो धो के रख देता अभी तक। तो वो चीज, तो ये चीज ये जरूरी है। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि ईडी आईटी सीबीआई से दिल नहीं भरा तो आप इस तरह की चीजें लाते हैं, दूसरे व्यक्ति को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसका कोट करना, झूठ बताना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक, पता नहीं किस किस जरिए से आप करते हैं। तो उसमें उनका जो कहना कि मैं मोदी जी का रेस्पेक्ट करता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी कह सकते हैं इस बात को, मेरी शर्त है, मैं चैलेंज देती हूँ कि मोदी जी अगर ये शब्द कह दें राहुल गांधी के लिए, कभी नहीं, मेरा मतभेद है, मैं हेट नहीं करता हूँ, मोदी जी हेट्स हिम। मैं मोदी जी इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, दुनिया जानती है। मोदी जी कहे तो देंगे ये शब्द, ऊपरी मन से ही कह दे, कभी नहीं। लेकिन आप क्या है कि वो चीज नहीं नोट करेंगे। आपने वो चीज नहीं पकड़ी, कुछ और पकड़ के उड़ गए हैं। आप देखिए जरा गोदी मीडिया पे क्या घमासान मचा हुआ है। जी सर, बिल्कुल नहीं, आपने जो बात कही वो तो देश ने देख लिया कि आप वो नाले में से गैस निकलेगी, गैस जो है आप उससे पकौड़ा तलिए, अपनी जलाकर जो है चूल्हा जलाकर पकौड़ा तलिए, वो भी देख लिया। रविंद्र सर, चूंकि आपको जाना है तो मैं पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा। हरियाणा में जो सवाल होगा मेरा चुनाव से जुड़ा है कि भाजपा का रथ जो है दिख रहा है कि दलदल में धंसा हुआ है। अब आपने बता भी दिया है कि मोदी जी पहुंच रहे हैं, तो क्या संभावना है, क्या देखते हैं वो रथ कुछ दलदल से निकल पाएगा, हेल पाएगा? क्या हालात क्या बनते दिखते हैं आपको, जो घमासान मचा हुआ है, अब मोदी जी निकाल पाएंगे उस दलदल से रथ? आज जब हमने ये वीडियो बनाया सर, जो आपने भी जिक्र किया, और अभी मैंने जो चर्चा की, तो अभी हमारे पास खबर आई है, हालांकि अभी अपुष्ट है, कि अब कैबिनेट बुलाने के लिए चर्चा चल रही है। देखिए 4 PM का सर, ये 4 PM नहीं, आपका वीडियो मैंने देखा था, मैंने आपको क्रेडिट है, आपने वो वीडियो बनाया, सही मुद्दा उठाया। जी बिल्कुल। देखिए सर और बस मीनू जी के 2 बातें बोल के फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ। मीनू जी ने बहुत शानदार बात बोली सर, कि जो कला है, संस्कृति है। सर संजय बारू ने, जो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे सर, ब्रीफ पीरियड के लिए 3-4 साल के लिए, उन्होंने जो किताब लिखी है ना सर, उस किताब में उन्होंने एक पेज में लिखा है कि जब मनमोहन सिंह व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंडिया कंप्लीटली वाज टर्न्ड इनटू द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल्स। प्रधानमंत्री को मिलने के लिए विश्व के साइंटिस्ट, कलाकार, इंटेलेक्चुअल्स, अर्थशास्त्री, नोबेल लॉरेट्स आया करते थे सर। आज आप ये बात कह सकते हैं क्या सर? आज जब और जो 7 RCR उनका घर था, वो उनके लिए एक मतलब डिस्कशन का सेंटर बन गया था, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल तो सर दूसरे इंटेलेक्चुअल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सर।
तो उस तरह का माहौल संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा है। और लेकिन हालांकि संजय बारू की किताब में से कुछ और कोट करके 2014 में उसको उपयोग किया गया, वो तो हम सब जानते ही हैं। और दूसरी बात मीनू जी ने बड़ी शानदार कही कि आज का अगर आईटी सेल होता तो ये क्या कर देते क्या सर ऐसा। और आईटी सेल के साथ में मीनू जी बिल्कुल सही बोला, आज आईटी सेल के साथ में देश की जनता भी जुड़ गई है, क्योंकि वो सब बातें आईटी सेल जो पहले बेचती थी जमीन से वो मैच ही नहीं करती थी। तो कुछ दिन के लिए लोगों ने तो अपनी बुद्धि को भी पीछे रख दिया और आईटी सेल को आगे रख दिया कि इनकी बात सही है। लेकिन अब धीरे धीरे वो सब एक्सपोज हो गया है। तो एक्सपोज हो गया तो फिर सच्चाई सामने आ गई। और हरियाणा में जो स्थिति है सर, आपने सही बोला, आज 3 घटनाएं हुई हैं सर हरियाणा की बीजेपी में। एक घटना हुई है कि एक गन्नौर विधानसभा क्षेत्र है, उसके आसपास मन्नत ढाबे हैं, नाम है मन्नत, हो सकता है आपने भी कभी देखा हो, वो ढाबे का नाम है। उसमें एक लड़का है देवेंद्र काद्यान, उसने आरोप लगाया, उसने वो टिकट की लाइन में था, उसकी टिकट कट गई, किसी और को मिली। उसने आरोप लगाया है कि बीजेपी की जो टिकट दी गई है वो 100 करोड़ रुपए के बदले में दी गई है। 100 करोड़ रुपए के बदले में टिकट दी गई है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही आरोप लगाया। टिकट दी गई है पूर्व सांसद के भाई को और उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपए इसके बदले में दिए गए। एक घटना। दूसरी घटना, बीजेपी ने पेहवा विधानसभा सीट से टिकट दी थी कमलजीत सिंह अजनारा को। कमलजीत अजनारा ने आज 5 दिन पहले टिकट दी थी, आज अपनी टिकट ससम्मान वापस लौटा दी और हाथ जोड़ लिए कि भैया चुनाव में लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे बस की बात है नहीं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं सर। पार्टी को टिकट बदलना पड़ा और उसके बाद नया उम्मीदवार वहां से उतारा। तो ऐसी स्थिति में बताइए साहब, दलदल के बीच से रथ कैसे निकाल पाएंगे? क्योंकि इस दलदल के जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं तो वो तो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं, तो कैसे निकालेंगे? और उधर से राव इंद्रजीत सिंह जो हैं, जो ओबीसी समुदाय के बड़े नेता हैं, वो खेल पे खेल कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कमजोर उम्मीदवारों को टिकटें दिलाई हैं ताकि उनके भाई कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत जाएं, जो दलदल को और ज्यादा गहरा कर दे रहा है। तो स्थितियां बीजेपी के लिए बिल्कुल माकूल नहीं है सर। कांग्रेस पार्टी को बैठे बिठाए बिना कोई मेहनत करे एक बड़ा वोट बैंक उनको हासिल हो गया। और अब जो बीजेपी गलतियां पे गलतियां कर रही है, उसके बाद कांग्रेस के जो पोजीशन है वो और ज्यादा कंसोलिडेट हो रही है। और जिस इलाके में कांग्रेस पार्टी कुछ वीक थी, जींद का जो इलाका, हिसार का इलाका है, जहां कांग्रेस पिछली बार ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई थी, वहां पर उन्होंने सबसे मजबूत पहलवान विनेश फोगाट को उतार दिया। अब उस पूरे इलाके में जो वोट बैंक है वो उनकी तरफ खींच के आ रहा है, क्योंकि उनके पीछे तो एक बहुत बड़ी सिंपैथी की वेव है सर। उनको तो सिंपैथी हरियाणा भर में मिल रही है। और जो विनेश फोगाट हैं वो तो ना जाट हैं, ना पहलवान हैं, ना ओलंपियन है सर, वो तो हरियाणा की बेटी हैं। और बेटी के प्रति यहाँ पर जो समर्पण का भाव है वो तो सर आपको पता ही है। हरियाणा में तो सर एक गांव एक परिवार की जो बेटी होती है वो तो सारे गांव की बेटी होती है सर। ना कोई जाति देखता, ना कोई धर्म देखता। अगर उस गांव की बेटी है तो वो सारी जिंदगी उस गांव की बेटी रहेगी। और अगर उसके मायके में कोई नहीं है तो भी वो बेटी उसी गांव की है सर। अगर मैं संजीव सर, हो सकता है आपके यहाँ पे थोड़ा सा नियम दूसरे हों, समाज के नियम हर जगह बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर मैं किसी शादी में गया हूं सर, तो मैं उस शादी में पहले जाके, अगर बारात में गया हूं तो उस गांव में जाके पहले पूछूंगा कि भैया कोई लड़की शौरान है क्या इस गांव में? कहेगा जी 2 लड़कियां हैं। तो साहब उन लड़कियों के घर में पहले तो थोड़ा सा अलग माहौल था, पहले तो मिठाई दे के आते थे, आजकल पैसे दे के आते हैं। साहब ये रिवाज हमारे घर में महिलाओं के लिए है गांव में। तो इन्होंने जो काम किया है, अब सवाल तो जनता पूछेगी ना, चलिए ब्रजभूषण जो बोले, लेकिन आपको तो इन रिवाजों का पता है खट्टर साहब, आपको क्या जरूरत पड़ गई थी उस व्यक्ति का साथ देने की? आप तो इस बेटी का साथ दे देते, इसको बूट के नीचे कुचलवाने की क्या जरूरत थी? तो इन सवालों के जवाब तो बीजेपी के पास है नहीं सर। अब वो इधर उधर के मुद्दे उठाएंगे और उन मुद्दों का तो पहले ही लोग बड़े परेशान हैं, किसानों के मुद्दे हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, उनका जवाब नहीं है। और आखिरी बात यह है कि सर ये पहला चुनाव है लंबे समय के बाद संजीव सर, जो आपको भी देखने में मजा आएगा, क्योंकि ये चुनाव पूरा मुद्दों पर आधारित है। इसमें फालतू के बातों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, रेटरिक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि हवा की बात करें, उसको तुरंत उस बबल को बस्ट कर रहे हैं लोग और सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं कि 10 बरस की मिस गवर्नेंस का क्या मामला है, वो सरकार ने क्यों करी, जो इतनी सारी पॉलिसीज आई उनके फीडबैक का कोई रिड्रेसल सिस्टम क्यों नहीं अपनाया। हरियाणा में अगर आपको जमीन खरीदनी है तो सबसे पहले एनओसी लेके आना पड़ता है,
और एनओसी तब मिलेगी जब उस लंबी कतार को चीर के आप पहुंच जाएंगे, और जब तक वहां पर बैठे क्लर्क को कुछ दान दक्षिणा नहीं देंगे तब तक आप घूमते रहिए, आपको अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं मिल पाएगी। आपकी प्रॉपर्टी जो बरसों से आपकी है उसको किसी और का बता दिया, अब अपनी करवाने के लिए आपको फिर वही लाइनों में लगना पड़ेगा। तो इस तरह का फीडबैक रिड्रेसल का सिस्टम नहीं रहा, और जिसकी वजह से बीजेपी आज बैकफुट पे है। और प्रधानमंत्री उस रथ को खींच तो क्या ही पाएंगे सर, वो तो अपना ही रथ नहीं खींच पाए थे, वो यहाँ पर 5 सीटें पहले ही हार गए थे। तो अब तो मुश्किल बहुत संभावना लग रही है। अब तो चांसेस ये हैं कि बीजेपी का तो मुझे लगता है कि अब हरियाणा में तो बाय बाय करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बाय बाय करना पड़ेगा, यही सूचना है। लेकिन रविंद्र सर, हम लोगों ने पिछली बार जो चीजें देखी थी, हम जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था, छत्तीसगढ़ था, और साथ साथ तीसरा राज्य राजस्थान था, कुछ बाजी पलटी थी, स्थितियां बदली, लेकिन यहाँ पर हालात बहुत इतर हैं। वो हालात दूसरे थे, आज के हालात बिल्कुल इतर हैं। तो निश्चित तौर पर कठिनाइयां बहुत सारी। मैं सभी से एक एक सवाल, एक ही प्रश्न पे सभी से जवाब चाहूंगा। अभी संविधान और तमाम बातें हुई, और ये जो बार बार बात करते हैं कि साहब राहुल गांधी किस तरीके से संविधान को भी तार तार कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, तमाम आरोप लगाते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि आज ही बड़ा एक मूव हुआ है, दिल्ली में हुआ है, कि वो केजरीवाल को जेल में डाल रखा है। बावजूद इसके उसको उस सरकार को कैसे बर्खास्त किया जाए, इसकी उधेड़-बुन, वो भी बड़ी अजीबो-गरीब है कि कोई नियम नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं कि वो एलजी उसको कहीं मूव करते, वो जाता होम मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री विधि विभाग से लेता, विधायकगण चिट्ठी लिखते हैं, विधायकगण की चिट्ठी पे राष्ट्रपति जी उसको अग्रेषित करके होम मिनिस्ट्री को भेज देती है। कैसे क्या देखा जाए ये जो तमाम दावे होते हैं, जो हम बार बार कथनी और करनी की अभी भी हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को इसलिए पसंद किया जा रहा है कि उनकी कथनी और करनी लगभग एक सी है। क्या ये सब विनाशकाले विपरीत बुद्धि है? क्या ये सारा कुछ मतलब ताबूत में अंतिम कील ठुकवाने की कोई कोशिश है? क्या है? सुशील जी, आपसे लेकर और फिर मैं खत्म करूंगा। संजीव भाई, पहले तो मैं वो हरियाणा का बता दूं आधा मिनट में। अजनारा का लिए जो रविंद्र भाई बता रहे थे, अजनारा वाला, अजनारा का जो बीजेपी का ये है नेता, इसकी फोटो एक पिक आ गई है पाकिस्तान की आर्मी ऑफिसर्स के साथ, वो मिठाई खा रहा, बुके दे रहा है, वो आ गई अभी आज ही। तो इसलिए अब मजबूरी है उनको टिकट तो वापस कर ही करेंगे। दूसरा, हरियाणा केवल और केवल दिनेश फोगाट के नाते विन कर रहा है ये कांग्रेस तरफ से, आप ये तय मान लीजिए। वहां पर किसान और खेल है, और दोनों ही वहां पर वो। खैर, अब दूसरी बात, ये जो आपका एलजी है दिल्ली का, इसको तो अभी परसों रसों ये पावर दी है, पूरी पावर दी है केंद्र सरकार ने। शायद वो प्रमोशन की चीज दी है किसी की। तो वहां पर देखिए, आप मामला किस लेवल पर है ये तो केजरीवाल जाने और मोदी जी जाने और शाह जी जाने, लेकिन जनता अब ये चीज समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं आपस में अर्थद्वंद है, बहुत बड़ा अर्थद्वंद है, बहुत बड़ा। अगर ये पॉलिटिकल है तो और खतरनाक है, और ये पर्सनल है तो बिल्कुल समझ लीजिए कि ना सही है। इसलिए जनता बड़े माइनरली इस चीज को समझ रही है कि इसको करना क्या। तो नेक्स्ट जो चुनाव है उसमें क्लियर मूवमेंट वो होगा, आपका जो होगा कि करना क्या है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको संजीव भाई, आप आखिरी बात कह के, आपके साथ मैं बात किया हूं, कई बार बोला हूं, मैं 14 में भी ये नहीं मानता था कि मोदी जी सर्वशक्तिमान है। वो कारण थे मनमोहन सिंह के नाते हो गए थे, उसके बाद जो हाल हुआ, राम को लाए, ये आए, फिर पठानकोट बालाकोट, तो ये स्थिति हुई। अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, बुखार उतर चुका है, नदी का पानी बह चुका, किनारे दिखने लगे हैं। अब जब दिख रहे हैं तो एयरपोर्ट पे कोई नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा, और हम आखिरी बात कहे खत्म कर रहे हैं, एक आदमी 3 बार या 4 बार सीएम रहे गुजरात के, हम नहीं जान पाए, मीनू जी नहीं जान पाई, ठाकुर साहब नहीं जान पाए, आप नहीं जान पाए, कोई चाय भी बेचते हैं। जब वो पीएम बने देश जान पाया, वर्ल्ड जान पाया, चाय भी कभी बेचते थे, वो स्टेशन था। लेकिन एक आदमी राहुल गांधी के बारे में पूरा वर्ल्ड जानता है कि इनके पास 3 पीएम का डीएनए है, नेहरू जी का, इंदिरा जी का और राजीव जी का। तो ये वो फैमिली तो जानती थी। इसलिए अब पूरा वर्ल्ड और पूरा सिस्टम राहुल गांधी को बहुत बड़े तरीके से लेगा, बड़ी लवली लेगा। और जो आज उन्होंने जिस स्टाइल में बोला है ना, 1 to 1 में जो अंग्रेजी बोली है, जो इंटरव्यू दिया है, अभी हम समझते हैं कि 36 घंटे हो रहे होंगे, मोदी जी समझ नहीं पाएंगे बोला क्या उन्होंने। अब उसके लिए तो उनको बोला इतनी फॉरवर्ड वे में जो बोलते चले गए हैं। मीडिया नहीं है, ना पुश मीडिया है, ना पर वहां पर मीडिया है, वहां तो सीधे सीधे मीडिया है।
और मीडिया का ऐसा सामना यहाँ रवीश जी से सामना नहीं कर पाए, संजय 4 PM वाले से सामना नहीं कर पाए, बाकी तो जाने दीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल। मैंने सर आपकी टिप्पणी, जो मैं कहीं दिल्ली वाली जो बात कर रहा था उस पर आपकी टिप्पणी। दिल्ली वाली वही जो सबसे मेन जो बात है कि आपने कहा कि दिल्ली चूंकि मीडिया का सेंटर है और तमाम इंटेलेक्चुअलों का सेंटर है, तो वहां अगर वो उनके पास जगह नहीं होती है तो बहुत आसानी से उनके रेसे अलग होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो बड़े नेता रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने गलतियां नहीं की, पर जो खास बात ये थी कि वो लोगों को इस बात की इजाजत देते थे कि वो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, आप उनको चाटा मार सकते हैं, आप उनकी बुराई कर सकते हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री तक को चाटे मारे। तो ये जो हिम्मत जो जनता को थी वो मोदी जी ने ले लिया। और वो जो बात अभी चली रही है ना कि भय का रिश्ता और वो एक नकली बात, वो चीजें ढह रही है। एक पक्षीय संवाद जनता को प्रिय नहीं है। हमारे सामने बीजू पटनायक का उदाहरण है, जिनके सामने एक नौजवान जो बेरोजगार था वो जबरदस्ती घुस आया और उसको बीजू पटनायक ने चाटा मार दिया, लेकिन फिर बुला करके उनको नौकरी भी दी। तो जो एक जिसको बोलते हैं अवतारी पुरुष नहीं बने नेता, वो आदमी बने जिनमें तमाम खूबियां और खामियां सब थी। उन्होंने एक संवाद दिया। जब आप किसी से मिलते हैं, गले मिलते हैं, जो स्पर्श आप करते हैं किसी का, तो उसमें जो आपकी जो शब्द होते हैं, शब्द से परे एक संवाद होता है। छूने वाला व्यक्ति समझता है कि ये व्यक्ति जो हमको टच कर रहा है उसकी वंशा क्या है। और इसीलिए राहुल गांधी अगर युवतियों से भी गले लग रहे हैं तो वो एक हिम्मत है। युवतियों में भी एक भरोसा है, ऑन कैमरा मिल रहे हैं। और मोदी जी अगर किसी पत्रकार से भी गले नहीं मिल पा रहे हैं तो वो जो फासला कितना बड़ा है वो आप समझ सकते हैं। बाद में उन्होंने बहुत कोशिश की पैचअप करने की, लोगों को खड़े करके संवाद आयोजित करने की, पर जो लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि आप आवाज को कैद करके नहीं रख सकते। तो वो आवाजों की जो अनुगूंज जब बढ़ती है तो हम लोग साइंस में उसको कहते हैं एक रेजोनेंस फेनोमेना। तो ये जो रेजोनेंस जब बढ़ता है ना तो वो बड़ी बड़ी चीजें ढह जाती है, पुल ढह जाते हैं। तो ये रेजोनेंस राहुल गांधी ने अब करना शुरू कर दिया। जो बात करते कि एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मिल जाती है ना तो लोगों ने परखना शुरू कर दिया कि ये आदमी भले बहुत पढ़ा लिखा ना हो, बहुत चीजें ना जानता हो, पर यार ये बात सच्ची कर रहा है। ये फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए फोटो नहीं खिंचा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फर्क जो है संवाद का, बहुत आपका जब तक दिल से संवाद नहीं होता है, नेता कोई बड़ा नहीं होता। लालू जी का ये है कि वो भाषा, वो शैली जो इमीडिएट कनेक्ट होता है, उसने लालू प्रसाद यादव को बड़ा नेता बना, जिसको आप किसी भी तरह से तोड़ नहीं पाते। बिल्कुल तो ये चीज ये जो जड़ जो है अब राहुल गांधी पकड़ रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में मोदी जी के लिए। और ये इमारत ढह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इमारत ढह रही है और वो जड़ें पकड़ रहे हैं, बल्कि बहुत पकड़ चुके थे और मजबूत हो गया है वो। एक मीनू जी 67-3 का एक नतीजा था, और भी नतीजे बड़े ऐसे रहे कि निराशाजनक, और बीते लंबे वक्त से दिल्ली तो असफल ही असफल है। तमाम दांव पेच प्रयोग फिर भी नहीं बाज आते। आपकी छोटी सी टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अनम्यूट। देखिए, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, ऑलमोस्ट साथ ही साथ केजरीवाल भी आ चुके थे उस समय तक, दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो चुके थे, केजरीवाल जीत के आ चुके थे। तो केजरीवाल उस समय से ही मोदी सरकार के या मोदी जी के, मुझे लगता है कि शायद उनको आंख की किरकिरी नजर आते हैं। उनको शायद ये लगता है कि ये दिल्ली तो भाजपा की होनी चाहिए, और वो चाहते भी ऐसा है कि क्योंकि जहां वो सत्ता में बैठे हैं, जिस दिल्ली के अंदर, उसका राजा कोई और है,
राजा इन द सेंस मतलब उसका रूलर जो प्रधान मुख्यमंत्री वो कोई और है। वो ये चाहते थे कि हमेशा से कि शायद भाजपा का ही मुख्यमंत्री बने। तो और देखिए अब जब से केजरीवाल की भी हिम्मत माननी पड़ेगी कि मतलब कदम कदम पे रोड़े, किस किस तरीके के रोड़े नहीं अटकाए गए, मतलब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची बात कि भी किसकी शक्तियां किसकी ज्यादा होनी चाहिए, राज्यपाल को ये जो इतनी शक्तियां दे दी गई हैं ये सही है या नहीं है, ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स पे कितनी ताकत होनी चाहिए राज्यपाल की, कितनी ताकत मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। तो उन्होंने जो है अपनी मोदी जी ने अपनी तरफ से एक तरीके से ये है कि जो जितना वो संवैधानिक रूप से कम कर सकते थे उन शक्तियों को केजरीवाल की एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने किया। और अल्टीमेटली उनको जिसको कहते हैं ऐसी कुछ काम जो कहते हैं कि नेचुरली हो गया या जो भी कुछ हुआ, शराब घोटाला जो प्रोग्राम कांड था वो सामने आया और उसके बाद से जो केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती गई। अब इसमें देखा जाए तो वो 300 करोड़ के आसपास का घोटाला है, यहाँ तो कोई हजारों करोड़ के घोटाले हैं, केयर फंड के और हिंडनबर्ग के जरिए आते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के आते हैं, कोई लाखों अरबों खरबों के घोटाले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको भाई। तो उसमें जो है कि जिसमें कि वो खुद जो जिनका खुद के दामन पे दाग है वो दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। और जो उसमें अब जैसा आपने कहा कि भी राष्ट्रपति शासन की तैयारी की खबरें आ रही हैं, तो यही तैयारी आप बंगाल में भी कर रहे हैं और आपने जम्मू कश्मीर में भी ये स्थिति तैयार कर ली है। वहां भी आपने राज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं अभी पिछले दिनों, तो वहां भी जो सरकार आएगी वहां भी यही सीन दोहराया जाएगा जो यहाँ दोहराया जा रहा है, दिल्ली में हो रहा है जो, वो सब जम्मू एंड कश्मीर में दोहराया जाएगा, क्योंकि वहां भी राज्य का दर्जा तो है नहीं। और जो वो कहते हैं कि हम स्टेट उठ देंगे, वो देंगे नहीं। अगर देना होता तो राज्यपाल की शक्तियां क्यों बढ़ाते, उपराज्यपाल की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी शक्तियां इसीलिए तो बढ़ाई हैं आपने, क्योंकि आपको देना नहीं है जम्मू कश्मीर को भी राज्य का दर्जा। तो मतलब पता नहीं कितने राज्यों के साथ खेलना चाहते हैं। संघवाद में यकीन है भी या नहीं मोदी जी का। पहले जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मतलब सहयोगात्मक संघवाद की बात करते थे कि राज्यों के साथ सहयोग का सहकारिता का रिश्ता होना चाहिए केंद्र का। लेकिन आज जो केंद्र है कदम कदम पे संघर्ष टकराववादी संघवाद चल रहा है इस देश के अंदर। मोदी जी जहां पे भी भाजपा की सरकार नहीं है, दिल्ली का तो आपने ये उदाहरण दिया, उसके बारे में मैंने अपनी विचार बता भी दिए हैं, लेकिन जहां भी गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहां राज्यपाल नहीं तो ईडी नहीं तो आईटी नहीं तो सीबीआई नहीं तो किसी ना किसी जरिए से हर वक्त वहां इस तरीके का डिस्टरबेंस और वहां का उनको डिस्टेबलाइज करने की, उनको हिलाने की हर वक्त तैयारी रहती है। नहीं तो और कुछ नहीं तो ऑपरेशन लोटस अल्टीमेटली, और करते हैं वो। मतलब जो इतने सारे तीर उनके कमान में तरकश में है कि चला के देखते रहते हैं वो कि कौन से तीर से हम राज्य का शिकार करें। तो वो चीज है मोदी जी क्या है जिस टकराववादी संघवाद को जो उन्होंने निरंतर खाद पानी दे रहे हैं, ये इन्हीं के लिए अंततः घातक साबित होगा और हो भी रहा है। आप यूपी में देखिए ना, योगी जी टक्कर तो दे ही रहे हैं बराबर की। वापस पिछले दिनों आप देख रहे थे कितना जबरदस्त सत्ता संघर्ष हुआ और वो होगा, ऐसा नहीं है कि वो रुक गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो उसका सार यही कि जो दूसरों के गड्ढा खोदते हैं वो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाया करते हैं। वैसा कुछ स्थितियां बनती चली आ रही हैं और गिरना तय होता है जब आप इसी तरीके पे चलते रहो। एक अच्छी चर्चा, शानदार चर्चा के लिए मीनू जी, सुशील सर, विनय सर और हमारे साथ रवीन जी जुड़े थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। हमारी अंत में अपील वही कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। और ये चर्चा आपको कैसी लगी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।